हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल इन पीसी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ में लेकर आए हैं हमारा न्यू टॉपिक जिसका नाम है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, जो कि आपका यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स के लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस यूनिट का टॉपिक है। इसका आज पार्ट 1 हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम हिस्ट्री, बेसिक डेफिनेशन, गुड्स, प्राइस, स्पेसिफिक गुड्स, फ्यूचर गुड्स, डिलीवरी, इनको डिटेल में समझेंगे विद केस लॉज एंड विद सेक्शन। ओके, और इससे रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसमें भी हम आने वाली वीडियोस पे डिस्कस करेंगे, और उन वीडियोस में हम उनसे रिलेटेड जो एमसीक्यू है वो भी डिस्कस करेंगे। यानी कि कोई भी टॉपिक है उससे रिलेटेड एमसीक्यू क्या क्या बन सकते हैं और क्या क्या प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं वो भी मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगी। लास्ट में जब ये यूनिट हमारी हो जाएगी तो हम एक एमसीक्यू सेशन भी इस पर रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप वीडियोस का बेनिफिट ले सकें। और फ्रेंड्स, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारी कंटेंट को। देखिए, हिस्ट्री क्या है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के पीछे, यानी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है आपका कैसे आया। देखिए, 1930 में आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आया। क्या 1930 से पहले सेल नहीं होती थी? ऐसा थोड़ी ना हो सकता है मैडम, सेल तो होती है, सेल तो होती होगी। यस, होती थी। और वो किस में गवर्न होते थे फिर सेल्स? जो आपका सेक्शन 76 से 123 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, उसमें गवर्न किया जाता था सेल्स को। बट वो कॉम्प्रिहेंसिव वे नहीं प्रोवाइड करता था। बहुत सारे क्वेश्चन सेल से रिलेटेड, उनकी टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड क्या थे, अभी भी अनआंसर्ड थे। यानी कि बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है वो अभी भी अनआंसर्ड थी। तो इसीलिए हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है वो 1930 में इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को लेकर आई। और अब हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगर आपने देखा होगा तो अब हम स्टडी करते हैं हमारे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को। बट जब स्टार्टिंग में हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आया उसका नाम था इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सो जो इंडियन वर्ड है उसको ड्रॉप किया गया 1963 में। किसने किया? पार्लियामेंट ने किया। और जो हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है वो किससे मिलता जुलता है? इंग्लैंड के एक्ट से, जो कि सेल को गवर्न करता है। और 1930 में आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आया। उससे पहले जो सेल्स को गवर्न करता था आपका आईसीए। सो जो 1930 के बाद जितने भी केसेस है सेल्स से रिलेटेड, वो आपका इंडियन जो आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट यानी कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है उसमें कवर किए जाएंगे। ओके, इज दैट क्लियर? यस। अब कर लेते हैं क्वेश्चन पार्ट की। यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि अर्लियर जब आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट नहीं आया था तो कौन सा एक्ट है वो गवर्न करता था सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को? आईसीए गवर्न करता था। सेक्शन 76 से 123 तक किस असेंबली ने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को लेकर आया? कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने। और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का जो अर्लियर नेम है वो क्या था? इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। इंडियन वर्ड को कब ड्रॉप किया और किसने किया? इन 1963 में किया और पार्लियामेंट ने किया। हमारा जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है वो किससे रिलेटेड था? इंग्लैंड के सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब नेक्स्ट है हमारा कुछ बेसिक डेफिनेशन जो कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से रिलेटेड है। यानी वो सभी डेफिनेशन जो कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से रिलेटेड है, और किसी भी एक्ट की जो डेफिनेशन होती हैं वो सेक्शन 2 में आती हैं फ्रेंड्स। तो चलिए इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। बायर और सेलर, पहले आप बताइए कि बायर और सेलर कौन होते हैं? मैम, बायर वो पर्सन है जो बाय करता है और सेलर वो पर्सन है जो सेल करता है। यस, आप सही हो। बट क्या सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी यही बोल रहा है? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बोल रहा है, जो आप बोल रहे हो वो भी सही है। प्लस बायर इज नॉट ओनली अ पर्सन हु बाय द गुड्स, but buyer is a person who buy plus agree to buy the goods, and seller is a person who sell प्लस एग्री टू सेल दी गुड्स। मीन्स यहाँ पर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ने बायर और सेलर की जो डेफिनेशन है उसको थोड़ा सा इन्हांस किया है कि बायर वो पर्सन है जो सिर्फ बाय करेगा और एग्री टू बाय है गुड्स के, और सेलर वो पर्सन है जो सेल करेगा और एग्री टू सेल है गुड्स के। समझ में आया? यस मैम। अब आप क्या बोलोगे कि बायर कौन है? आप बोलोगे मैम बायर इज अ पर्सन
According to Sales of Goods Act, buyer is a person who buy plus agree to buy the goods, and seller is a person who sells plus agree to sells the good. Is it clear? Yes. Next है डिलीवरी. डिलीवरी क्या होता है? डिलीवरी क्या है? डिलीवरी is the voluntary transfer of right of possession from one person to another person, seller to buyer, voluntary transfer of right of possession. क्वेश्चन आपका ये हो सकता है कि डिलीवरी मीन्स इनवॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन, इनवॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन. आंसर इज वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन. ओके. डिलीवरेबल स्टेट. डिलीवरेबल स्टेट वो स्टेट है जब आपका गुड्स है उसको डिलीवरेबल स्टेट में तब बोला जाएगा जब आपके जो सेलर है उसने गुड्स डिलीवर करवा दिया है और आपने पहले ऑर्डर दिया था, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था, और अब जो बायर है उसको वो गुड्स लेना ही पड़ेगा. बायर must or buyer have to take the goods and buyer under the contract be bound to take the delivery of them. तो उसको हम बोलते हैं डिलीवरेबल स्टेट. फॉल्ट सिंपल है, कोई भी रॉन्गफुल और कोई भी डिफॉल्ट एक्ट को हम फॉल्ट बोलते हैं. फ्यूचर गुड्स. फ्यूचर गुड्स को करने से पहले एक एग्जाम्पल आपके साथ में शेयर करूंगी. ठीक है, देखिए फ्यूचर गुड्स है आपके क्या होते हैं. ये क्या है? ये है भी जो शॉपकीपर है जिसकी स्वीट्स का काम जो करता है, यानी हलवाई जिसको हम बोलते हैं, यानी ये शॉपकीपर है जो स्वीट्स का काम करता है. ये आप हो. आप फर्स्ट दिसंबर को इसके पास गए. 5 दिसंबर को आपके घर में फंक्शन है. ठीक है, फंक्शन है. आपने बोला कि 50 kg काजू कतली मुझे 1 दिसंबर को. आप शॉपकीपर के पास गए, स्वीट जो बनाता है, आपने बोला 50 kg काजू कतली मुझे 5 दिसंबर को विद पैकिंग आप मेरे घर पर डिलीवर करवा दीजिएगा. और आपने इसके साथ में ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, हमारे घर पे फंक्शन है, 5 दिसंबर को आप ये काजू कतली मुझे डिलीवर करवा दीजिएगा. क्या मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या सेलर के पास 1 दिसंबर या 5 दिसंबर से पहले 50 kg काजू कतली अवेलेबल थी? नो. तो वो सभी गुड्स जो कि मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस की जाती हैं आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट. 1 दिसंबर को इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ. ठीक है, उसके बाद इसने प्रोड्यूस की है 5 दिसंबर को इसको डिलीवर करने के लिए. तो ये गुड्स 1 दिसंबर से पहले या 1 दिसंबर को क्या होंगे? फ्यूचर गुड्स की कैटेगरी में काउंट होंगे. ये गुड्स क्या होंगे? फ्यूचर गुड्स की कैटेगरी में काउंट होंगे. इज दैट क्लियर? यस मैम. एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आया? यस. ओके. देखिए अब फ्यूचर जो गुड्स है उसकी डेफिनेशन क्या है? फ्यूचर गुड्स आर गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस और एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. तो हमारे एग्जाम्पल में भी जो सेलर है यानी कि जो हलवाई है उसने गुड्स को कब एक्वायर किया? 50 kg जो काजू कतली है आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, तभी प्रोड्यूस किया, तभी मैन्युफैक्चर किया. यस. तो फ्यूचर गुड्स की डेफिनेशन आपको क्लियर होगी है. ओके. ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो चुकी है. तो चलिए हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर. गुड्स, अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट और लास्ट टाइम यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया. तो देखिए गुड्स की डेफिनेशन में क्या आता है. गुड्स की डेफिनेशन क्या होती है? गुड्स की डेफिनेशन होती है मैम कोई भी मूवेबल प्लस इमूवेबल थिंग्स. नो. क्या सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इमूवेबल को भी गुड्स बोलता है? नो. तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ऑल मूवेबल गुड्स, ध्यान रखिएगा हमेशा, ऑल मूवेबल गुड्स को ही गुड्स मानता है. ओके. और जो आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का सब्जेक्ट मैटर है, बेस है, वो क्या है? गुड्स ही है. तो यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट मैटर है वो क्या है? गुड्स है. और गुड्स में क्या है? सभी मूवेबल थिंग्स. अंडरस्टूड? यस. तो देखिए इंक्लूड प्लस नॉट इंक्लूड. इंक्लूड क्या होते हैं? स्टॉक, शेयर्स. ठीक है, स्टॉक, शेयर्स प्लस ग्रोइंग क्रॉप्स, ओल्ड करेंसीज यानी कि जो 500 और 1000 के जो नोट थे हमारे बैन हो गए, जो हमारे बंद कर दिए थे, बैन तो नहीं बोलूँगी, जो बंद कर दिए थे यानी डिमोनेटाइजेशन किया था, उसको क्या हम गुड्स बोल सकते हैं मैम? यस, क्योंकि अब वो क्या है? ओल्ड करेंसी है. एंशिएंट और रेयर कॉइन्स हैं जो, ठीक है, जो आपके घर पर होंगे भी,
ठीक है, सभी के घर पर जो एंशियंट और रेयर कॉइन्स हैं उनको भी हम गुड्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो गुड्स की डेफिनेशन में दोबारा से करते हैं, क्या क्या आता है? स्टॉक, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, खड़ी फसलें, ओल्ड करेंसी, एंशियंट एंड रेयर कॉइन्स। और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं है? वो सभी चीज़ें जो कि लैंड के साथ में जुड़ी हुई हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होने के बाद अलग नहीं की गई हैं लैंड से, वो गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं है। मनी और एक्शनेबल क्लेम्स लाइक बैड डेब्ट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, और जो करंट करेंसी है, मीन्स जो मुद्रा, जो करेंसी अब चल रही है, उसको हम गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। इज दैट अंडरस्टूड? यस मैम, समझ में आ गया आपको अच्छे से? यहाँ से क्वेश्चन हमारा लास्ट टाइम एनटीए ने पूछा था। ओके, तो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये आपका। अब है आपका इंसॉल्वेंट सेक्शन। इंसॉल्वेंट जो सेक्शन है वो 2 सबसेक्शन 8 है। इंसॉल्वेंट क्या होता है? इंसॉल्वेंट मैम वो पर्सन होता है जो कि हमारे डेप्ट नहीं दे रहा है, या जो ऐसी कंडीशन में नहीं है कि वो हमारे डेप्ट पे कर सके। यस, आप सही हो, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी यही बोलता है कि इंसॉल्वेंट इज अ पर्सन who cease to pay his debts in the ordinary course of business or cannot pay his debt as they become due। बट जो आपका इंसॉल्वेंट एक्ट है वो ये बोलता है कि इंसॉल्वेंट पर्सन वो पर्सन है जो डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट ए पर्सन हैज़ टू कमिट ए ब्लैक एक्ट, जिसने इंसॉल्वेंसी का कोई भी ब्लैक एक्ट किया हो। ठीक है, बट हमारा जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है यहाँ पर इसको नहीं मानता, यानी इंसॉल्वेंट एक्ट में जो इंसॉल्वेंट की डेफिनेशन दी हुई है उसको नहीं मानता, और मानता है कि वो पर्सन जो कि आपकी डेप्ट नहीं पे कर सकता, दैट इज नोन एज द इंसॉल्वेंट। ओके, फिर है मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट वो पर्सन है जो कि गुड्स को सेल करता है, कंसाइन करता है, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ सेल, और बाय करता है, और जो कि पैसा रेज करता है ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द गुड्स, उसको हम बोलते हैं मर्केंटाइल एजेंट। ठीक है, अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्राइस। लास्ट टाइम गुड्स से क्वेश्चन पूछा, हो सकता है आपकी बात प्राइस से पूछा जाए। देखिए, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में अगर आपने गुड्स लिया है और बदले में प्राइस दिया है, प्राइस इन द फॉर्म ऑफ मनी, ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं लिखा, मस्ट बी इन टर्म्स ऑफ मनी है, ये भी ध्यान रखिएगा कि ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं दिया। ओनली वर्ड की इंपॉर्टेंस मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट पॉइंट में। ठीक है, मस्ट बी इन टर्म्स ऑफ मनी दिया गया है कि प्राइस है वो मनी के टर्म्स में होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया आपको? तो ही आप उसको सेल कंसीडर करोगे, यानी कि अगर आपने गुड्स के बदले गुड्स लिया है, मीन्स बार्टर सिस्टम है, उसको हम सेल नहीं मानेंगे। अगर आपने गुड्स लिया है और बदले में प्राइस मनी के टर्म्स में पे किया है, मस्ट बी, नॉट ओनली इन दी मनी। ओके, प्राइस आपने पे किया है तो ही हम उसको क्या मानेंगे? मनी की फॉर्म में पे किया है तो ही हम उसको सेल कंसीडर करेंगे। अब इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, जो प्राइस है वो जो मनी में के फॉर्म में हम पे करेंगे, और मनी क्या होगी? प्रिवेलेंट लीगल टेंडर ऑफ द कंट्री। जो प्रिवेलेंट लीगल टेंडर है कंट्री का, यानी कि जो अब चल रही है करेंसी किसी भी कंट्री में और उसको वैधानिक मान्यता भी दी गई है, उसको हम मनी में इंक्लूड करेंगे। ओके, ठीक है, इज दैट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? यस। तो नेक्स्ट अब चलिए हम करते हैं इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्या है? इट इज़ ऑल्सो नॉट इसेंशियल दैट बायर पे प्राइस इमीडिएटली। यस, ये ज़रूरी नहीं है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में कि बायर अभी आपको प्राइस पे करेगा। यानी कि मैंने आज 50 किलो मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, किससे? शॉपकीपर से 50 केजी काजू कतली का। यस, और उसको मैंने क्या कर दिया? पैसे भी डिसाइड कर दिए सेलर के साथ में कि इससे जो इसके जो पैसे हैं या जो मनी है वो कितनी रही? उसकी रही 10,000। ठीक है, ये भी मैंने डिसाइड कर लिया, और 50 केजी है वो काजू कतली के लिए भी डिसाइड कर लिया। यानी कि सभी चीज़ें डिसाइड कर ली, मैंने ले भी ली। बट मैं ये बोल सकती हूँ कि मैं जो पैसे हैं, जो 10,000 रुपीज़ हैं, जो 10,000 रुपीज़ हैं वो मैं इन फ्यूचर आपको पे करूँगी, तो क्या इसे सेल मानेंगे? यस, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आपको इमीडिएटली पे करना है। यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप इमीडिएटली पे करो, आप कर सकते हो, आपकी
अच्छा है, बट अगर आपने पैसा डिसाइड कर लिया, गुड्स डिसाइड कर लिए, पैसे का मेरा मतलब है यहाँ पर प्राइस, ठीक है, तो आप उसको गुड्स वगैरह को ले लिया आपने, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और आप ये भी बोल सकते हो कि इन फ्यूचर मैं आपको पे करूँगा। होता है ना, हम बोलते हैं कि इन फ्यूचर आपको पे करूँगा, अभी तो मेरे पास में नहीं है, तो वो क्या होगा, आपका सेल माना जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, जो मैं आपको बोल रही थी ना कि ओनली 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 इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं है, मस्ट इन टर्म्स ऑफ मनी है, यानी प्राइस पे करोगे गुड्स के बदले, और प्राइस मस्ट भी इन टर्म्स ऑफ मनी होना चाहिए, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी, बिकॉज कंसीडरेशन यानी कि प्राइस समथिंग इन रिटर्न, कंसीडरेशन की डेफिनेशन क्या है, समथिंग इन रिटर्न, ठीक है, कुछ रिटर्न में, ठीक है। तो अब देखिए, जो प्राइस है वो 50% ऑफ मनी और 50% गुड्स में होगा तो चलेगा, यानी कि मेरे से आपने 20 रुपीज़ का एक पेन लिया, आपने बोला मैम 20 रुपीज़ का पेन आपका मुझे दे दीजिए, मैं भी एग्री हूँ, मैंने भी आपको दे दिया, और आपने बोला कि 10 रुपीज़ का मेरे पास ये पेन है, आप ये पेन रख लीजिए, प्लस में 10 रुपीज़ मैं आपको कैश दे देता हूँ, ठीक है। 10 रुपीज़ का आपने मुझे पेन दिया, ठीक है, और 10 रुपीज़ आपने मुझे कैश में दे दिए, तो क्या ये सेल की डेफिनेशन में आएगा? यस आएगा, क्योंकि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में बोला है कि 50% ऑफ मनी और 50% ऑफ गुड्स में आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रही थी कि ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं है, ठीक है, मस्ट भी इन टर्म्स ऑफ मनी है, ठीक है। और ये डिसीजन किस केस में लिया गया? ये लिया गया एल्ड्रिज वर्सेस जॉनसन के केस में। एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि कंसिडरेशन ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी, मस्ट बी इन टर्म्स ऑफ मनी, और 50% इन टर्म्स ऑफ मनी और 50% इन टर्म्स ऑफ गुड्स, ये डिसीजन है वो किस केस में लिया गया? तो एल्ड्रिज वर्सेस जॉनसन के केस में ये डिसीजन लिया गया। ओके, क्लियर। अब है आपका प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी, सिंपली प्रॉपर्टी मीन्स द जनरल प्रॉपर्टी इन द गुड्स, डू नॉट मेनली अ स्पेशल प्रॉपर्टी। क्वालिटी, क्वालिटी क्या होती है? कोई भी स्टेट एंड कंडीशन, यानी कि गुड्स की स्टेट एंड कंडीशन को ही हम क्वालिटी बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिक गुड्स और असर्टेन गुड्स। देखिए जो गुड्स है ना, स्पेसिफिक, असर्टेन, अनअसर्टेन, एग्जिस्टिंग का पार्ट है, फ्यूचर गुड्स, अदर जितने भी गुड्स हैं, उन सब पर मैं एक सेपरेट लेक्चर आपके लिए लेकर आऊँगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बट डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसे हम यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं एक बार, डिटेल में लेक्चर में स्टडी करेंगे, गुड्स का जो सेपरेट लेक्चर होगा, ठीक है। तो देखिए, स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स क्या होती हैं? आप शॉप पर गए, आपको क्या लेनी है? शर्ट लेनी है। एग्जाम्पल करेंगे हम, देखिए ला जितना भी है ना, वो अगर आप एग्जाम्पल से करोगे ना तो आपको ईजिली अंडरस्टैंड होगा और आपके जो माइंड में रिटेन रहेंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स। तो देखिए, अगर आप शॉप पर गए और आपको एक शर्ट लेनी है, शॉपकीपर ने आपको 10 पीस शर्ट के दिखाए, यानी कि 10 शर्ट्स आपको दिखाई। आपने बोला भाई साहब जो आपने ब्लू वाली दिखाई है ना, ब्लू वाली कॉटन की एल साइज़ की जो शर्ट आपने दिखाई है, जिसका प्राइस 500 है, जिसका प्राइस 500 है, वो आप पैक कर दीजिए, मुझे वो लेनी है। तो ये क्या हो गए? आपके स्पेसिफिक गुड्स हो गए। मीन्स जिसको आपने एट द टाइम ऑफ सेल आपने आइडेंटिफाई कर लिया और एग्री भी हो गए आप, और आप उसके लिए पे करने के लिए भी रेडी हैं, तो वो आपके क्या हो गए? स्पेसिफिक गुड्स हो गए। तो स्पेसिफिक गुड्स मीन्स गुड्स आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ सेल इज मेड दैट नोन एज द स्पेसिफिक गुड्स। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारा जो आज का लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगी है और आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुई हैं, समझ में आया है, तो आप अच्छे अच्छे कमेंट भी कीजिएगा, और आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस और बना सकें। ओके फ्रेंड्स, और लाइक शेयर कीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स को जो कि बीकॉम सेकंड में है, जो लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस मीन्स यूजीसी नेट कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जो लॉ कर रहे हैं, बिकॉज ये इम्पोर्टेंट है इन तीनों के लिए। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच for listen, for watching our video. Okay, and don't forget like, share and subscribe our channel Priya Chopra Classes. Thank you so much.